अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सैर कराऊंगा अपने आबाई गांव चक नंबर 15 ML की, जो कि ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला में है। ज़िला मियांवाली और तहसील पिपला अपनी अलग अलग तारीख़ी हैसियत रखते हैं, उनकी अपनी एक शनाख्त है। इसी तरह यहाँ के चकूक भी अपनी अहमियत और हैसियत रखते हैं, और मेरा चक नंबर 15 ML भी एक मुनफरिद हैसियत के साथ क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद आबाद होने से लेकर आज 2025 तक कायम दायम है। और इस 70 साला तारीख के हामिल चक नंबर 15 ML के अंदर मेरी ज़िंदगी के 45 सालों में से ज़िंदगी के निसफ साल इसी चक में रहते हुए गुज़रे। मैं और मेरे जैसे दीगर दोस्त जो मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद हैं, अपने रोज़गार का सिलसिला में, किसी काम के सिलसिले में, या कुछ लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स करते हैं, सब के सब जो मुख्तलिफ़ शहरों में रह रहे हैं, अपने चक के अंदर ईद त्यौहार पर और दीगर खुशी गमी के मौके पर शरीक होते हैं। क्योंकि हमारी रूह इन गलियों से, इन दरो दीवार से और इन लोगों से जुड़ी हुई है। हम जहाँ कहीं भी रहें, हमारा ताल्लुक़, हमारा रूहानी ताल्लुक़ हमेशा अपने गांव के साथ रहा है, और हम इस ताल्लुक़ को अपने अंदर महसूस भी करते हैं। और इस ताल्लुक़ को मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ, आप भी इसको महसूस करें। ये वीडियो हमारी तकरीबन 20 से 25 मिनट की वीडियो है, और इसके अंदर 4 मिनट और 40 सेकंड की वीडियो एक ऐसी है जो आपको माजी में ले जाएगी, आपको आपके बड़ों की याद दिलाएगी, आपको अपने अजीज़ व अकारिब की याद दिलाएगी, आपको अपने रिश्तेदारों की याद दिलाएगी। आपको 45 साल पुराने अफराद और हजरात इसके अंदर नज़र आएंगे जो कभी हमारे दरमियान मौजूद थे। देखिए और अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा, गुम गए करां दे बार नी, आटे दियां कोई चिड़ियां नू आखो, उड़ के ही आ जो एक बार नी। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा, गुम गए करां दे बार नी। पैरां दियां ना तलियां दे उत्ते पिंडां दे नक्शे तां उकरे पए ने, ओ पिपलां दी छावें ओतियां दे मेले, टुट गईयां वंगां दे टुकड़े पए ने। ए धूड़ां दी कलगी नू मत्थे ते ला के, ला देवां सिर वाला पार नी। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा, गुम गए करां दे बार नी। आटे दियां कोई चिड़ियां नू आखो, उड़ के ही आ जो एक बार नी। पैरां दियां ना तलियां दे उत्ते पिंडां दे नक्शे तां उकरे पए ने, ओ पिपलां दी छावें ओतियां दे मेले, टुट गईयां वंगां
मैं मत्थे नू ला के ला दी मसर वाला पार नी मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा गुम गए घरां दे बार नी आटे दियां कोई चिड़ियां नू आखो उड़ के ही आजो एक वार नी मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा गुम गए घरां दे बार नी बार नी मेरे गांव चक नंबर 15 ML की सुबह का आगाज़ बहुत हसीन होता है, इंतहाई खूबसूरत होता है। सबसे पहले हमारे गांव के नमाज़ी जब नमाज़ पढ़ के मस्जिद से आते हैं सब के सब लोग, तो यहाँ से हमारी सुबह का आगाज़ होता है। और सबसे पहले देखें आप, सूरज ने दस्तक दी और बहुत खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा है। मेरे गाँव की सुबह का सूरज की पहली किरणें जो हैं वो नमूदार हो रही हैं। और जब सूरज की आज पहली किरणें नमूदार हो रही हैं तो मौसम बहुत खुशगवार था, मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, एक जन्नत का सा समा लग रहा था, बिल्कुल पुरसुकून माहौल, किसी किस्म का शोर शराबा नहीं, किसी किस्म का हंगामा नहीं, परिंदों की चहचहाट और एक खूबसूरत मंज़र। ये मेरे गांव की सुबह का आगाज़ है और फिर यहीं से आगाज़ होता है। फिर सारा दिन अपने लोग मामूलात में मसरूफ़ रहते हैं। सबसे पहले जो आगाज़ होता है नमाज फजर के बाद, नमाजी पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले जो है मुल्तान की गाड़ी आती है और लोग अपने अजीज़ व अकारिब को यहाँ से रुखसत करते हैं जो कि मेहमान आया हो। और मुल्तान की गाड़ी के रुखसत होने के बाद लाहौर की गाड़ी आती है। इसमें फिर लोग अपना सफ़र करते हैं सरगोदा, खुशाब, जोराबाद के लिए। यहाँ पर भी लोग अपने अपने अजीज़ व अकारिब को रुखसत करते हैं। लाहौर सरगोदा। और अगर जुमेरात का दिन हो तो इस सुबह के आगाज़ में एक इजाफा और होता है और वो होता है गोश्त का। और मेरे गांव चक नंबर 15 ML में हर जुमेरात को गोश्त किया जाता है। फ्रेश गोश्त, ताज़ा गोश्त लोगों को मुहैया किया जाता है। उसके बाद गांव के लोग अपनी अपनी सवारियों पर, बैलगाड़ियों पर अपने अपने खेतों में रवाना हो जाते हैं। और ये मेरे गांव की सुबह का आगाज़ है। तहसील पिपला के अंदर बहुत सारे चुकूक हैं, मगर मेरे चक नंबर 15 ML को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है कि मरकज़ी सड़क मेरे चक के अंदर से गुजरती है, मेरे गांव के अंदर से गुजरती है। बाकी चुकूक को सड़क तक पहुंचने के लिए कुछ फासला तय करना पड़ता है, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या कुछ ना कुछ चल के आना पड़ता है। सड़क चक के दरमियान से गुजरती है, आधा चक जो है सड़क के एक तरफ है और आधा चक सड़क के दूसरी तरफ। और अपने गांव, अपने चक नंबर 15 ML की एक ज़बरदस्त खासियत जो आपको मैं बताने लगा हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे देहात हैं, हो सकता है कहीं ऐसी खासियत मौजूद हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो खासियत हमारे इस गांव चक नंबर 15 ML के अंदर पाई जाती है। और मैं इस वक्त आया हूँ अपने चक नंबर 15 ML के मस्जिद के अंदर, और जहाँ पर मदरसा के अंदर हमारे कारी साहब, हमारे इमाम साहब बच्चों को तालीम दे रहे थे, इस पारे की तालीम दे रहे थे, कुरान पाक की। और जो खासियत है उसका ज़िक्र ये है, हमारे इस पूरे गांव के अंदर एक ही मस्जिद है। इस गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर एक ही मस्जिद है। ये सबसे बड़ी खासियत मैं इसको गिनता हूँ। यहाँ पर तमाम लोग
ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی امام کے پیچھے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، کوئی دوسری مسجد نہیں ہے۔ تمام کے تمام لوگ یہاں پر سنی مسلمان ہیں اور حنفی ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ اور یہ 2 گاؤں کی جامع مسجد ہے، ساتھ میں ایک گاؤں ہے بیگانہ والا، وہاں کے لوگ بھی یہاں پر جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اس وسیع و عریض مسجد کے اندر عید کا اجتماع بہت وسیع ہوتا ہے اور جمعہ کا اجتماع بہت وسیع ہوتا ہے۔ سب سے بڑی یہاں پر ایک ہم آہنگی یہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے تمام لوگ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، کوئی دوسری مسجد نہیں ہے، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے۔ گاؤں کی ابتدائی آباد کاری کے حوالے سے معلومات کے لیے میں نے گاؤں کے بڑے بزرگوں سے رابطہ کیا، اور یہ بزرگ ہمارے چچا عبدالرشید راؤ عبدالرشید، ان کی عمر تقریباً 92 سال ہے، بڑوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ کیسے یہاں پر آباد کاری ہوئی۔ چند 8-10 گھر تھے، دور دور فاصلے پہ تھے اور بڑی مشکل تھی۔ اس ساتھ ایک گاؤں ہے ڈب بلوچا، وہاں پر لوگ مائیگریٹ ہو کر آئے تھے اور وہ پرانا گاؤں ہے۔ وہاں سے دن کے وقت یہاں پر لوگ آتے تھے، اپنے کام کرتے تھے، گھروں کی تعمیر کرتے تھے۔ فوج کے کچھ لوگ تھے، آرمی کے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کر گھروں کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹیلے تھے، غیر آباد علاقہ تھا، ریت کا یہاں پر پہاڑ تھے اور اندھیری طوفان چلتا رہتا تھا، کھانے پکانے کی مشکلات تھیں، بڑی مشکل سے کہتے ہم گزارا کرتے تھے، کچھ چنے وغیرہ کھا کے اور اس طرح کی کچھ خشک چیزیں کھا کے گزارا کرتے تھے، کھانا وغیرہ بھی نہیں پک سکتا تھا اندھیری طوفان کے دنوں میں۔ اس طرح سے انہوں نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا کہ ابتدائی دنوں میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ ہے جی میرے چچا عباس، ہر دل عزیز شخصیت، سارے گاؤں کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج کل یہ کچھ بیمار ہیں تو اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ ان کی چند خاصیتیں ہیں، کچھ خواص ہیں ان کے جو میں یہاں پہ آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن جو میرے گاؤں کے لوگ ان کو جانتے ہیں سب کے سب، وہ ان خاصیتوں سے واقف ہیں اور ان کی خاصیتوں سے فل لطف اٹھاتے ہیں، فل انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے چچا جان ہیں اور ان سے موج مزہ بھرپور کرتے ہیں۔ اور چک میں جن بڑوں سے ملا ان میں یہ ایک بڑے ہمارے بھائی جو ہیں فاروق بھائی ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں کی، بڑے دلچسپ اور انٹرسٹنگ آدمی ہیں۔ گاؤں کے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا مینار آپ کو نظر آیا، اور ساتھ میں یہ پرانا سکول، گرل سکول، بہت تاریخی سکول ہے، پرانا سکول ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب میں ملاقات کے لیے گیا تو اقبال بھائی مجھے ملے اور ماسٹر عمر، یہ دونوں بھی چک کی اہم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے بڑی تفصیلی ملاقات کی میں نے، اقبال بھائی نے بڑی اچھی معلومات دیں اور عمر بھائی نے بہت اچھی معلومات دیں۔ اور اقبال بھائی ہمارے گاؤں کے سابقہ ممبر بھی رہ چکے ہیں، جو ایک نظام ہوتا تھا یہاں پر بلدیاتی، تو اس میں ہمارے ممبر بھی رہے ہیں، ان سے اچھی خاصی معلومات ہوئی۔ اور یہ گاؤں کے باعزت شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، نرم مزاج آدمی ہیں، بہت خوبصورت آدمی ہیں۔ جب ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ ہمارے بھائی جوان تھے، اور اب ہم کچھ بڑے ہوئے ہیں تو یہ سب بزرگ ہو چکے ہیں۔ اللہ ان سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ پھر دوسری جگہ پہ جس طرح بہت سارے لوگ ہمیں دوسری جگہ سے آئے ہیں، کسی اور گھر سے، کسی اور جگہ سے، کسی اور شہر سے، آپ اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ جی میں تقریباً 1967 میں یہاں اسی گھر میں پیدا ہوا، اسی گھر میں، اور اس گاؤں میں پیدا ہوا۔ جیسے کہ میرا والد صاحب سن 1949 میں ادھر آ گیا تھا پپلا، تعلیم حاصل کرتا، میٹرک ہائی اسکول نمبر 1 سے حاصل کی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا پرائمری اسکول ہے ادھر، میں بھی ٹیچر ہوں، پی ایس ٹی، اب تو ای ایس ٹی ہوں جی۔ تو 1950 میں ڈاکومنٹ میں جو لکھا ہوا ہے 1950 میں ہمارا جو پرائمری اسکول ہے گاؤں کا 15 چک نمبر 15 ML کا، وہ 1950 میں قائم ہوا۔ 1950 جو پہلی عمارت وہاں بنی تو وہ اس کے ریکارڈ میں وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو۔ ماسٹر تسلیم صاحب کی باتیں آپ نے سنی، یہ ہمارے چک کا پرائمری سکول ہے جو کہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور اس پرائمری سکول کی ماسٹر صاحب نے بات کی کہ 1950 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ڈاکومنٹس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس کی تاریخ جو ہے لکھی گئی ہے وہ 1950 میں لکھا گیا، قائم ہوا۔ اس طرح سے ہمارا چک جو ہے وہ 1948 میں آباد ہوا، یہاں پہ سکول قائم ہوا۔ جو اس وقت سکول ختم کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہ وہ میرا سکول ہے جس کے اندر میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی، اور میرے بہت سارے دوستوں نے پرائمری تعلیم حاصل یہاں سے کی۔ اب یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اور حالات دیکھ کر دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور اب اس سکول کی جگہ نیا کچھ آ چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو کچھ نیا آیا ہے وہ ہے تو بہت زبردست، لیکن ہماری تاریخ جو ہے نا وہ مسخ ہو چکی ہے، ہمارا تاریخی ورثہ جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، پرائمری سکول ختم ہو چکا ہے۔ اور اس بلڈنگ کو سوسائٹی کہا جاتا تھا، یعنی سوسائٹی کی بلڈنگ۔ اس میں کچھ عرصہ تک ڈسپینسری بھی رہی ہے اور لوگوں کو علاج معالجے کی بہت اچھی سہولت ملتی تھی۔ اس کے بعد یہ آگے جی ہماری چکی، یہ ہمارے گاؤں کی سب سے قدیمی چکی ہے، نمبردار اسلم کے گھر میں، اور یہ پرانی چکی ہوا کرتی تھی، وہ جو پتھر کے 2 پارٹ سے جو پرانی دیسی چکی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ خیر جدید دور میں ہو چکا ہے، لیکن کام یہاں پر وہی ہو رہا ہے جو آج سے
30, 35, 40, 50, 60 साल पहले हुआ करता था। चक नंबर 15 ML और इर्द गिर्द के तमाम चकूक के लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, ज़राअत से ही अपना रोज़गार चलाते हैं। कुछ लोगों की अपनी ज़ाती ज़मीनें हैं, कुछ लोग ठेके पे ज़मीनें लेते हैं, कुछ लोग बटाई पे यानी आध पे ज़मीनें लेते हैं। इस तरह से मिलजुल के अपना काम करते हैं। फिर कुछ लोग उन खेतों में मजदूरी पे काम करते हैं। यहाँ पर कोई सनत नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है किसी किस्म की। लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, मजदूरियों से वाबस्ता हैं। और ये मेरा गांव ज़िला भक्कर की सरहदी हदूद पर वाक़या है। तकरीबन 1 किलोमीटर का बेश कह लें, 1 किलोमीटर के बाद यहाँ से ज़िला भक्कर शुरू हो जाता है और मियाँ वाली का यह आखिरी गाँव में शुमार होते हैं। और इस वक्त मैं आया हूँ जी अपनी खालाजाद के डेरे पर। खालाजाद के डेरे पर मेरे खालू लतीफ़, तो ये उनका डेरा है। इन्होंने अपना वहाँ पर माल टंकर रखा हुआ है और कुछ बाग लगाया हुआ है किन्नू का, कुछ माल्टों का। जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़रई इलाका है, सारा इलाका ज़राअत पर मुश्तमिल है। और इस वक्त जो है वो कैनोला की फसल जो है यहाँ पे तैयार हो रही है, चने और गंदम, 3 फसलें इस वक्त यहाँ पे तैयार हो रही हैं। उसके बाद फिर जब ये 3 फसलों का मौसम ख़त्म होता है तो यहाँ पर कपास और मूंगी की बिजाई, जिसकी दाल मूंग बनती है, उसकी बिजाई यहाँ पर की जाती है। ये 5 फसलें यहाँ पर अहम हैं। बाकी दीगर फसलें भी काश्त की जाती हैं, लेकिन ये 5 फसलें मरकज़ी हैसियत रखती हैं। और चावल की फसल यहाँ पे नहीं होती, यहाँ की ज़मीन चावल की काश्त के लिए अहल नहीं है। और चक नंबर 15 ML की सैर की जाए, चक नंबर 15 ML का जिक्र हो और गुलामा नहर का जिक्र रहा हो। गुलामा नहर भी यहाँ पे, जैसे हमारा चक शुरू से मौजूद है, गुलामा नहर भी शुरू से मौजूद है। और यही है नहरी निज़ाम यहाँ पे है। ट्यूबवेल भी लोगों ने लगाए हुए हैं अपनी ज़रूरत के तहत, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पानी नहर के ज़रिए पूरा किया जाता है। और हमारे गाँव की ज़मीनों को सैराब करती है जी ये गुलामा नहर। और यहाँ पे आके हमने कुछ बचपन की यादों को ताज़ा किया। और ये मेरी खाला के बेटे यहाँ पे जोदरा यानी जवी जानवरों का एक चारा है, वो कटिंग कर रहे थे। तो मैं भी कभी किया करता था जब वहाँ पे रहता था। मैट्रिक से पहले 7वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में जब रहते थे वहाँ पे, तो हम भी अपने जानवरों के लिए लाया करते थे सारा कुछ। तो मुझे देख के फिर थोड़ा सा ख्याल आया। तो अब मैं ज़्यादा काम तो हम नहीं कर सकते भाई, सही बात है। अब तो हम अपने ज़रा कारोबार वगैरह में यहाँ पे मुंसलिक हैं, कारोबार वगैरह से, तो होता तो नहीं हमसे काम। लेकिन यह है कि जब मैं गया था तो फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश की और थोड़ी सी जवी जो यानी जोदरा मैंने काटा और एक काट के इसको उठा के रेड़े पे रखा। और इन ऊँट वालों की तारीख़ भी तकरीबन उतनी ही पुरानी है जितनी हमारे चक की तारीख़ पुरानी है। ये चचा शेख नसीबुद्दीन के बेटे हैं और शुरू से ही इन्होंने अपने घरों में ऊँट रखा। ऊँट से इनका रोज़गार का सिलसिला है, उसके ज़रिए मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं। और ये भी बड़े अच्छे लोग हैं, मेहनत मजदूरी से अपना वक्त गुजारते हैं। जब मैं खेतों की सैर कर रहा था, घूम फिर रहा था, यहाँ की ज़मीनें देख रहा था, यहाँ की काश्तकारी देख रहा था, तो यहाँ पर आके देखा तो बहुत खूबसूरत एक जनाब माहौल था, डेरा बना हुआ था। जब हम वहाँ पे रहते थे यानी 1996 में मैंने मैट्रिक किया, और उससे पहले ये बिल्कुल ऐसा डेरा यहाँ पे कुछ नहीं था। सादा ज़मीनें थीं, सादा फसलें काश्त होती थी। लेकिन आज तो यहाँ पे ये चचा इलियास की ज़मीन, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पोते बैठे हुए साथ दूसरी तरफ, और ये यूसुफ जो है वो मेरे साथ बैठा हुआ, यूसुफ चूचा इसको बोलते हैं यहाँ पे लोग। तो ये बचपन में जाना ये हम खेलते कूदते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा तो 25 एकड़ पे खूबसूरत बाग लगा हुआ है, किन्नू का बाग है ये, और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके इसको लगाया इस बच्चे ने, यानी चचा रियाज के पोते ने। और ये 25 एकड़ पे लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाग है ये। अमूमी तौर पर इतना बड़ा बाग यहाँ पे नहीं लगाया जाता, लोग चंद कनालों पे लगाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने, चचा रियाज के पोते ने, 25 एकड़ पे खूबसूरत बाग लगाया हुआ है। चक के हर शख्स को दिखाना इस वीडियो में मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन चंद चीदा लोग जो सामने आ रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये सब बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे सबसे अहम बात, चचा अब्दुल जब्बार, जिन्होंने पूरे गांव को सुपारा पढ़ाया। ये मस्जिद में सुपारा पढ़ाते थे, अजान देते थे, इनका लगाव मस्जिद के साथ था, फ़ी सबीलिल्लाह सबको सुपारा पढ़ाया। और उसके बाद मुमताज़ भाई मुमताज़ नाई, जिनको अमूमी तौर पर लोग मुमताज़ नाई के नाम से जानते हैं, ये यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, चले गए हैं, भक्कर चले गए हैं। इनका भी गांव के अंदर मरकज़ी किरदार रहा है, क्योंकि हर खुशी हर गमी के मौके पर ये अपना किरदार अदा करते थे। और उसके बाद आते हैं जी खालू लतीफ़, ये हमारे बुज़ुर्गों में शुमार हैं, और आजकल इनकी तबीयत ख़राब है, सेहत के लिए दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें, इनको सेहत दे। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा चंद अहम शख्सियात का,
जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और कुछ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है जी ब्रिगेडियर राव इमरानुल हक साहब, जो कि पाक आर्मी से ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद नाम आता है जी राव एहतशामुल हक, जो इस वक्त हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनके बाद जो नाम आता है वो नाम है राव अहसन तवाब का। ये पाकिस्तान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के ओहदे पर फाइज थे और चंद साल कबल इनका इंतकाल हुआ, अपने खाले की हकीकत से जा मिले स्क्वाड्रन लीडर अहसन तवाब। और उसके बाद नाम आता है आमिर तहसीन का। आप इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उससे पहले आप आर्मी में कैप्टन थे, आपने CSS किया और असिस्टेंट कमिश्नर बने। ये थी मेरे गाँव की अहम शख्सियात जिनका जिक्र करना मेरे लिए ज़रूरी था। हमारा फ़ख्र, हमारे गाँव का फ़ख्र, इन सबको सलाम। इसके बाद मैं पहुंचा जी इरफान इकबाल ख़ान के पास। इरफान इकबाल ख़ान हमारे चक का एक खूबसूरत रोशन चेहरा, छोटी सी उम्र के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम सर अंजाम दे रहे हैं ये नौजवान, और गांव के लोगों को, गांव के नौजवानों को इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं और बड़े अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ मुझे अपने बड़ों में शुमार करते हुए और ये मुझे अपनी बैठक के अंदर ले गए, जो हमारा रिवायती कल्चर है बैठक का, पंजाब का, हमारे गाँव का। और मुझे भी खुशी हुई इस नौजवान को देखकर, तो क्योंकि मैं इससे पहले कभी बहुत अरसा हो गया नहीं मिला था। जब ये छोटे छोटे थे तो मैं गांव से जो है ना वो अपना रुखसत हो गया था अपने दीगर मामलात के सिलसिले में। तो फिर आज जब इनके पास आया हूँ तो बड़ी मोहब्बत से मिले, चाय अपने हाथ से पेश की और बहुत तफसीली बात हुई इनसे। और इसमें जो तफसीली बात है वो इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल तौर पर साथ शेयर करता हूँ। तो अपने मैं गांव के लोगों से इस बात का जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे नौजवानों की जो है ना हौसला अफजाई करें जो गांव के लिए काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे गाँव का चक नंबर 15 ML का स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो चुका है, उसके अंदर किसी किस्म की तालीम जारी नहीं है। तो द क्यूरियस स्कूल सिस्टम जो कि इरफान इकबाल साहब ने शुरू किया, इस क्यूरियस स्कूल सिस्टम के अंदर हमारे बच्चों की तालीम को पूरा किया जा रहा है। गो कि ये एक प्राइवेट इदारा है, मगर गवर्नमेंट का इदारा बंद होने के बाद चक के बच्चे परेशान थे, उनको दूसरे शहरों में या दूसरे गांव में जाना पड़ता स्कूल के लिए, मगर इरफान इकबाल साहब ने इस काम को शुरू किया, खूबसूरत एक अच्छी तालीम का बंदोबस्त किया और हमारे यानी मेरे ख़ानदान के बच्चे तमाम यहीं पर ही पढ़ रहे हैं। और वो मुझे स्कूल के अंदर लेके आए, स्कूल का विज़िट कराया, मैंने स्कूल को देखा और बड़ा इत्मीनान हुआ। मैं पहले कह चुका हूँ गो कि ये प्राइवेट इदारा है, मगर जो चक की ज़रूरियात हैं, जो हमारा प्राइमरी स्कूल को जिसको पूरा करना चाहिए था वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये नौजवान इस चीज़ को मुकम्मल कर रहा है, पूरा कर रहा है। तालीम जो है बस सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है और मैं तो इसको सलाम पेश करूँगा इस नौजवान को कि इसने कोशिश की, मेहनत की और एक अच्छा स्कूल सिस्टम दिया, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आपका इनके साथ इख्तलाफ हो सकता है किसी ना किसी वजह से, लेकिन बुनियादी तौर पर आप इनके काम को रद्द नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जवान। और ये इरफान इकबाल ख़ान साहब, ये नौजवान चक के लोगों के साथ मिलकर, बड़ों के साथ मिलकर, नौजवानों के साथ मिलकर एक उफ़क़ वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक तंजीम चला रहे हैं, जो कि गांव के फलाही कामों को देखती है, इज्तिमाई कामों को देखती है, गांव की बेहतरी के लिए काम करती है। मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान एक इज्तिमाई मामला है, जैसा कि जनाजा गाह वगैरह और दीगर चीज़ें, गली मोहल्ले की मुख्तलिफ चीज़ें, ये नौजवान हमारे बड़ों के साथ मिलकर और नौजवानों के साथ मिलकर उफ़क़ वेलफेयर सोसाइटी के नाम से काम कर रहे हैं। आप सब लोग इनका दस्तो बाजू बने और इनसे काम लें, इनसे काम करवाएं। और ये सवारी, इस वैगन को आप देखें, ये शराफत वाली गाड़ी के नाम से मशहूर है और ये गांव की वाहिद सवारी है जो कि मकामी सफ़र की ज़रूरत को पूरा करती है। यानी चकूक के जो मुख्तलिफ इर्द गिर्द के लोग हैं वो इसमें बैठकर हाफिज़ वाला और पिपला शहर जाते हैं और अपनी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ से ख़रीदते हैं, कुछ काम अपने काम करते हैं और इस तरह से ये सफ़री ज़रूरत को पूरा करती है ये वैगन, जो अपने टाइम पर मुकर्रर औकात में सुबह शाम दोपहर को ये आती जाती है और लोग इसमें सफ़र करते हैं। जी मेरे अजीज़ दोस्तों, ये था मेरे गांव का अहवाल, चक नंबर 15 ML, और इसको मैंने चंद मिनट में कवर करने की कोशिश की, मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा गांव, और ख़ास तौर पे मैं उम्मीद करूंगा अपने गांव के लोगों से कि वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।